हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए अरिहंत के जो भी अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर होंगे वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तो वैसे ही आज मैंने सैम्पल पेपर अरिहंत के जो कि अनसॉल्व वाले होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिलहाल आज के वीडियो में हम लोगों ने लेकर के आया है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग इस सैम्पल पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 30.80 सेंटीमीटर इज, मतलब आपको एक सर्कल का एरिया निकालना है और आप लोगों को सर्कमफेरेंस दे दिया गया है। इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग को ट्राई करना है कि आप लोग इसको कैसे छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के या फिर अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करके या ज़्यादा कैलकुलेशन ना यूज़ करते हुए आपको इसको तुरंत बहुत ही जल्दी कम समय में सॉल्व करना है। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है ना, तो आपको उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और उसको इजीली आप लोग को तुरंत सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सेम तरह से आज का क्लास में हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर ले वो हम लोग चलिए ट्राई करते हैं और देखते कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर्कमफेरेंस दे दिया गया है सर्कल का। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या सर्कमफेरेंस दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 30.80, जो कि 2 पाई आर के बराबर होगा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बात यहाँ पे बताओ, 30.80 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या 22/7 इंटू आर। अब क्या करेंगे, आर को यहीं छोड़ देंगे, बाकी सबको इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो 30.80 ये 7 डिवाइड में है, इस तरफ आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 और 22 आपस में मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आ गया तो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू आर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि कितना होगा, आर का वैल्यू बताओ तो। देखिए यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे 100। अब इसको आप लोग को काटना है। ठीक है ना, ऊपर नीचे देखिए अगर डिवाइड हो रहा है जिसको कर देना है और इसको तुरंत करना है। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 22 के टेबल में ये चला गया 1 4 14 बार में, 2 के टेबल में ये चला गया 7 बार में, तो ऊपर में क्या बच गया 7 7 जा 49 और नीचे में 10 बच गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, आर निकाल लिया। आपको आप लोग इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, फ्रैक्शन में रेडियस सारा छोड़ दो, क्योंकि ये आंसर नहीं है, आंसर हम लोग को आगे निकालना है, जो कि क्या बोला है, एरिया है। तो आप इसको सॉल्व करने में ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत करना, फ्रैक्शन में आया छोड़ दो इसको ऐसे ही। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का फॉर्मूला 22/7 इंटू आर। देखिए आर यहाँ पे कितना निकाले हम लोगों ने 49/10, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 49/10। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 से ये चला गया 7 बार में। ठीक है, तो 22 इंटू 7 इंटू 49 343, 7 का क्यूब कर लो, आप देख लो, ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 7 मतलब मिला दोगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा, जो कि 343 होता है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 100 हो गया। अब यहाँ देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 3 66 का 6 कैरी, 22 इंटू 4 88 6 तो 94 हो गया। फिर कितना हो गया, उसके बाद 22 इंटू 3 66 और 9 75 हो गया, और नीचे कितना आ गया 100। अगर आप इस पे पॉइंट लगाओगे तो देखो 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, एरिया निकल गया। क्या देखो तो ये ऑप्शन है, देखो तो, हाँ ये डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी नंबर सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों, देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया।
सबसे पहले सर्कमफेरेंस दिया था, सर्कमफेरेंस से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, ठीक है। और फिर रेडियस पता चलने के बाद हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, क्योंकि अगर हम लोग एरिया निकालते तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए पाई आर स्क्वायर, और आर तो मेरे पास है ही नहीं, तो सर्कमफेरेंस से हम लोग पहले आर निकाले, देन उसके बाद हम लोग एरिया निकाल लिए, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई इज, मतलब हम लोग को एक डाई को थ्रो करना है और उसका प्रोबेबिलिटी बताना है किस चीज़ का, मल्टीपल ऑफ 3 का, ठीक है ना बच्चों। मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो पहला बात तो नीचे ऊपर में कितना फेवरेबल आउटकम्स है और नीचे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है। तो सीधा सा बात है, एक डाई है तो डाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है टोटल। अब उसमें से क्या बोला कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो 3 के टेबल में आ रहा हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो कौन कौन होता है, एक तो 3 हो गया और एक 6 हो गया, बस 2 ही मल्टीपल होता है, क्योंकि और तो होता नहीं है। फिर उसके बाद सीधा 9 आ जाएगा और 9 तो डाई में होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गया। तो ये 1 बार में चला गया, ये 3 बार में चला गया, तो 1/3 आ गया ना, क्या ऑप्शन में है 1/3, तो जी हाँ, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4 √3x + 4, मतलब आप लोगों के सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो आपको पता होगा a क्या होता है, तो x² का कॉफिशिएंट, b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, और c क्या होता है, तो जो कांस्टेंट होता है 4, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए एग्जाम में कि नेचर्स ऑफ रूट्स निकालना है, इसका मतलब है आप लोग को डी निकालना है। डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब देखो b का वैल्यू क्या है, -4 √3, पुट कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर -4 × ac, तो 4 × a कितना है, 3 है, c कितना है, 4 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 × 48 हो गया, माइनस 4 4 × 16 3 × 48 हो गया, ठीक है। तो क्या निकला फाइनली, d = 0। 48 में से 48 चला गया, तो d का वैल्यू क्या निकल गया, 0 निकल गया। तो इसका मतलब है कि आप लोग को पता है ना कि अगर d 0 निकल जाए तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। वैसे अगर d 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, सिर्फ रियल रूट्स होता है, इक्वल नहीं होगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये रूट्स होगा, देखो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। याद, अगर 0 से कम होता है d तो क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है, ठीक है ना बच्चों, नो रियल रूट्स होता है। तो बताओ क्या आया है, d 0 आया है ना, तो d 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, मतलब a नंबर। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, a नंबर, a ऑप्शन सही जवाब हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो ये तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझा के बता रहा हूँ, आप लोग इसको इजीली तुरंत एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y = 7 एंड 5x + y = 10। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, 2x - 3y = 7, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 5x + y = 10। अब यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग को, आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। अब क्या करना है, x और y के यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को, ठीक है। और x और y इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोग ना कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो मेथड आप लोग को आसानी से आता हो और आप उसमें अच्छे से उस चीज़ को आप पकड़ सकते हो, ठीक है, उस मेथड को। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे -3y है, यहाँ पे y है। अगर हम दूसरे इक्वेशन में 3 से इंटू कर दे तो क्या यहाँ भी 3y हो गया, तो दोनों 3y हो गया,
तो एलिमिनेट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और ऊपर में 1 से ही हम लोग इंटू कर देंगे। तो नाउ हम लोग का जो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, क्योंकि 1 से अगर आप इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, लेकिन 3 से आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, देखो तो 3 इंटू 5 15x हो गया, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो गया, इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30 हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ये दोनों इक्वेशन को ऐड आप लोगों को क्यों करना है, आप लोगों को पता होगा, एक प्लस एक माइनस में है, तो अगर आप ऐड करते हो तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब ये दोनों ऐड हो रहा है, तो 15 प्लस 2 17x इज इक्वल टू 30 प्लस 7 37 हो गया। तो अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालते हो तो क्या आ गया x का वैल्यू, यहाँ देखो 37 बच गया, और यहाँ पे क्या हुआ 17 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 37/17। अब यहाँ देखो कोई ऑप्शन है 37/17 x के प्लेस पे, तो C नंबर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को y का वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बस जो ऑप्शंस होगा उसको आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग y बिना निकाले ही हम लोग को पता चल गया, क्योंकि जो आगे वाला होता है वो x होता है और पीछे वाला जो होता है वो y होता है। यहाँ देखो 37/17 ये दोनों जगह पे था, लेकिन ये दोनों y के पोजीशन पे था, लेकिन हम लोग का तो x आया ना, तो x के पोजीशन में बस एक ही है, तो ये मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि cos थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस 1, इसको सॉल्व करना है और बताना है चारों में से किसके ऑप्शन होंगे इनके, मतलब ये चारों में से कौन से ऑप्शंस होंगे इसके, ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा एलसीएम, पता है ना। अगर आप लोग को एलसीएम लेने नहीं आता है तो नॉर्मल इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को आप लोग क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखिए इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, इसको इससे इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इससे इंटू कर दो, हो गया। एलसीएम लेके हम लोगों ने सजा दिया, बस आप लोग को यही करना होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 हो गया, और वैसे यहाँ क्या था, प्लस कॉस थीटा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस कॉस थीटा था, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, कॉसेक थीटा प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते चलिए। तो क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा इंटू 1, तो कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा हो गया, और प्लस कॉस थीटा इंटू 1, तो कॉस थीटा हो गया, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो, माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कट गया, यहाँ देखो कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा दोनों सेम है ना, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आ गया। अब नीचे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, बताओ बच्चों। तो आप लोगों को ये सब कब याद होगा, जब आप लोग इसका फॉर्मूला याद करोगे तब आप लोग ये सब इजीली पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्या हम 2 कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख दिए, ठीक है। या फिर ऐसा करते कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, यहाँ पे कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, लिख दिए ना 1 बाई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से कॉस कैंसल आउट, यहाँ से साइन चला गया, तो क्या बचा, 2 बचा, ये नीचे वाला साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 साइन थीटा
और डिवाइड में नीचे कॉस थीटा बच गया, 2 था ना तो एक ही कटा तो एक बच गया। अब यहाँ देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो 2 टैन थीटा इसका सही जवाब। देखो तो ऑप्शन में है 2 टैन थीटा, तो जी हाँ बी नंबर, तो इस क्वेश्चन का जो बी नंबर है वो सही आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ठीक है ये 90 डिग्री, एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। इफ बी डी 12 सेंटीमीटर एंड ए डी 6 सेंटीमीटर देन द सी डी इज, मतलब आपको इस क्वेश्चन में सी डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो एक बात आप लोग अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी ये 90 डिग्री हो और इस पे जो जा रहा है बेस पे भी ये लाइन 90 डिग्री होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, तब क्या होता है ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होता है और ये, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल से सिमिलर, और इस बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल से सिमिलर होता है, ठीक है। मतलब सभी ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसको अच्छे से प्रूफ करके सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्या सच में सिमिलर होते हैं या नहीं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो तुरंत, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग इसको सीखो, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, ताकि अगर ये ऑब्जेक्टिव में ना दे के सब्जेक्टिव में दे देता है तो आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सॉल्व करने में। अच्छा एक बात बताओ, पहले इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। अब यहाँ देखो, अगर हम इस एंगल को x मान लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम इस एंगल को x मान लेते हैं तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये x है तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस x हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर हम इस पूरे एंगल में से अगर हम इस x को माइनस कर देते हैं तो बस हम लोग को ये एंगल बचेगा, तो ये एंगल का वैल्यू क्या हो गया, 90 माइनस x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग देखोगे तो ये अब इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री हो गया और ये x हो गया, तो ये एंगल कितना होगा बताओ। तो हम लोग को पता नहीं, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अगर ये 90 और ये x है तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल भी 90 माइनस x हो गया, ये एंगल भी 90 माइनस x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल, एक देखो ट्रायंगल ए बी डी दिखा, एंड देखो ट्रायंगल बी डी बी सी डी, ठीक है ना, ये 2 ट्रायंगल दिखा। चलिए तो अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें तो देखो, तो एंगल बी डी सी ये क्या इक्वल होगा एंगल बी डी ए के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना, दोनों क्या है 90 डिग्री है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल के अलग अलग में। तो पहला एंगल मिल गया, और क्या है दूसरा, यहाँ देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस एक्स और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस एक्स, दोनों 90 माइनस एक्स है ना, मतलब एंगल डी बी सी ये किसके बराबर हो गया, एंगल बी ए डी, ठीक है, ये दोनों क्या है 90 माइनस एक्स है, ठीक है। अभी हम लोगों ने निकाला कैसे 90 माइनस एक्स हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन से ट्रायंगल से, तो देखिए सजा के लिखते हैं, ए के बराबर क्या है, बी है, तो सबसे पहले बी आ गया, बी के बराबर क्या है, सी है, तो सी आ गया, और डी के बराबर क्या है, डी है, तो डी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने सिमिलर कर दिया। तो अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है और सी डी निकालना है, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल का बी डी और इस ट्रायंगल का सी डी का रेशियो किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल के ए डी और इस ट्रायंगल के बी डी के बराबर होगा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, इस बी डी को इस तरफ भेज दो, ठीक है, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया बी डी इंटू बी डी का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब क्या करो वहाँ पे सी डी को उस तरह भेज दो, तो क्या हो गया ए डी
इंटू सी डी हो गया। अब चलिए सबके वैल्यूज हम लोग को पता है, हम लोग सबके वैल्यूज पुट कर देंगे। बी डी 12 है तो यहाँ पे 12 आ गया, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, ए डी कितना 6 है, 6 आ गया और इंटू सी डी, यही तो निकालना है। 6 आ गया इस तरफ, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो बताओ तो सी डी कितना निकल गया बच्चों? तो 6 के टेबल में 144 कितने बार में कट गया? 24 बार में, है ना। तो देखो तो 24 ऑप्शन में है, तो जी हाँ ए नंबर 24 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो गया बच्चों। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो गया, अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट। अब ये पी ए क्या है? टेंजेंट है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एंगल क्या बोला? एंगल पी ओ बी कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री। मतलब जो पी ओ बी है वो 105 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला? ए पी ओ निकालना है। ए पी ओ मतलब ये एंगल निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कितना है 105 है तो ये एंगल कितना होगा? क्या ये 90 डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, तो ये जो रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को पता होगा, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो उस हिसाब से देखो आंसर इन ट्रायंगल पी ए ओ, पी ए ओ में देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए पी ओ ये किसके बराबर होगा? पी ओ बी के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। ये बात पता होगा ना कि अगर एक ट्रायंगल के दो अंदर के एंगल्स को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होगा वो उसके बराबर होता है। तो देखो पी ए ओ कितना है? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ए पी ओ यही तो निकालना है और ये कितना है? 105 डिग्री है। तो एंगल ए पी ओ कितना निकल गया? 105 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए पी ओ कितना निकल? दोनों को माइनस करो तो 15 डिग्री, है ना। क्या ऑप्शन में है 15? देखो तो हाँ सी नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सी नंबर है वो सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्लियर है आप सभी को? ये बात याद रखना कि टैंजेंट पे हमेशा रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ पी ए एंड पी बी आर टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी। चलिए मान लेते ये पी है, पी ए और ये पी बी, ये दोनों क्या है? टैंजेंट है, ठीक है। तो क्या बोला है कि सच डैट पी ए दिया हुआ है एंड एंगल ए पी बी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या बोला? ए बी का लेंथ निकालना है, मतलब ये जो लेंथ है ना ये निकालना है, ठीक है बच्चों। और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूं, अगर पी ए 10 है, ठीक है, तो क्या होता है ना, जब भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ना सेम सर्कल पे, तो दोनों टैंजेंट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी के। और ये दोनों 10 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ, अगर साइड दोनों इक्वल होते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल हो गया ना, ये क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो एक 60 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा क्योंकि टैंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है, एक ये वाले एंगल और एक ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब जो एंगल पी ए बी होगा, ठीक है। अच्छा ए बी के अपोजिट ना, हाँ सॉरी पी ए के अपोजिट ए बी ए, अच्छा ए बी ए है, पी बी ए ये किसके बराबर होगा? एंगल पी ए बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। मतलब जो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों भी 60-60 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा कि ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब अगर ये 10 है, ये 10 है, तो क्या ये भी 10 नहीं होगा? तो क्या ऑप्शन में है 10?
तो जी हाँ डी नंबर, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों। क्लियर है, देख लो अच्छे से। चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। क्या बोला है कि जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है। क्या बोला है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो एक बात बताओ, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग को सेक थीटा और कॉसेक थीटा कब मिलेगा, जब ये दोनों में से हम लोग को एक का वैल्यू निकल जाए या थीटा निकल जाए, कुछ भी निकल जाना चाहिए। तो क्या हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बताओ, लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखो 3 1 जा 3 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो इस 3 को भेज दो उस तरफ, तो 7 साइन थीटा में से 3 साइन थीटा चला गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और उधर 4 माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 4 में से 3 गया, बचा 1, और 4 साइन स्क्वायर थीटा था, 4 चला गया उधर, तो डिवाइड हो गया। तो एक बात बताओ, अगर साइन स्क्वायर थीटा है 1/4, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला गया तो रूट 1/4 हो गया। ठीक है, तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 1/2 है ना बच्चों। साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 1/2। तो एक बात बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का अगर हम लोग वैल्यू पता करें, मतलब वैल्यू तो है ही, लेकिन ये कौन से रेशियो के वैल्यू है, तो अगर हम साइन के रिस्पेक्ट में बात करें तो साइन 30 डिग्री का ये वैल्यू है, तो साइन साइन कैंसल आउट हो गया, तो थीटा कितना निकल गया, 30 डिग्री, है ना बच्चों। थीटा कितना निकल गया, 30 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, हम लोग को वैल्यू किसका निकालने बोला है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का निकालने बोला है। तो सेक थीटा का वैल्यू, तो पहला बात थीटा क्या है, तो 60 डिग्री, मतलब से 30 डिग्री, तो सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 30 का वैल्यू पता करने से पहले बताओ कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 √3/2 होता है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, है ना, रेसिप्रोकल कर दो, और प्लस कॉस 30 के लिए साइन 30 पे आओ, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो कॉस 30 कितना हो गया, 2। क्या देखो ये ऑप्शन में है 2/√3 + 2, तो जी हाँ, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है बच्चों, सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो क्या बोला, इन द गिवन फिगर P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A और B। A और B एक लाइन है, ठीक है, और जो P और Q क्या है, ट्राइसेक्शन है, मतलब इसका मतलब ये तीनों इक्वल भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, ये तीनों क्या है, इक्वल भाग में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट में ये तीनों डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, बोला है कि y किसके बराबर होगा, यहाँ पे y, तो आप लोग इसको कोई और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ। आप इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि y किसके बीच में है, ये दोनों के बीच में है ना, तो आप बस इस पे फोकस करो। ठीक है, अब अगर आप गौर करोगे तो इसके और इसके ये बीच का पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों के बीच के या मिड पॉइंट हो गया, इक्वी डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे y मिसिंग है ना, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इसके इस y को और इस y को, दोनों y को क्या कर दो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। होता है ना फॉर्मूला मिड पॉइंट का, y2 + y1/2, तो y2 कितना है, -5 प्लस y1 कितना है, -3, है ना, इसका y है -5 और इसका y है -3। ठीक है, इसका y कितना है, -3 है। ठीक है, तो -3 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो y का वैल्यू क्या निकल गया, y = -5 तो y कितना निकल गया, y = प्लस हो गया, तो -8/2, तो y कितना निकल गया, -4। क्या देखो तो ऑप्शन में है -4, तो जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब हो गया बच्चों।
देख लो ध्यान से, क्लियर है ये क्वेश्चन, आप लोगों को क्लियर है? चलिए, तो फाइनली आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। 10 क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जेक्टिव के मतलब 10 क्वेश्चंस हम लोग अरिहंत के ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब हम लोग और 10 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अरिहंत सैंपल पेपर का जो कि अनसॉल्व सैंपल पेपर है उसके खत्म हो जाएंगे और देन हम लोग उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि खुद भी पढ़ो और साथ में मिल के भी पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां जाके सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर टेक केयर, गुड बाय।